जिन बच्चों का आगे पेपर है उन बच्चों तक बहुत जरूरी है टाइम से ये चीजें पहुंचाना कि पेपर का लेवल क्या है। केमिस्ट्री का पेपर इतना बढ़िया पेपर कि एवरेज बच्चा भी 1 सेकेंड 1 शॉट लगा जाए लास्ट के 2 दिन, वो भी 40 से 45 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लेगा पेपर में। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जानोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी बताना था हमने, फ्री के 50 नंबर ले जाए। ये बच्चे इतना डरते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, डरने की जरूरत नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्या क्वेश्चन था? हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य भारती और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन लोगों का CUT एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा अगेन अपना CUT एग्जाम 2 का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो वीडियो थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली मैं भी अपना आज ही पेपर देकर आया तो मैं थोड़ा टायर्ड हो गया था, तो मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन देन आई वाज थिंकिंग कि जिन बच्चों का आगे पेपर है उन बच्चों तक बहुत ज़रूरी है टाइम से ये चीज़ें पहुँचाना कि पेपर का लेवल क्या है और पेपर किस पैटर्न पे अब पूछा जा रहा है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ और जल्दी आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, आज का पेपर मेरा था इंग्लिश, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो ये 3 सब्जेक्ट थे। 9 से 12 का पेपर था मेरा और अगेन सेम 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम यहाँ से 5:30 के अराउंड निकले थे और बहुत 7:30 7:45 तक हम वहाँ पहुँच चुके थे। देन वो अगेन मैंने 8 o'clock अपनी वहाँ एंट्री ली अंदर। मेरा सेम ही कॉम्प्लेक्स था पटियाला सेंटर का, और तो इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई नहीं रोल नंबर्स वगैरह देखने में और सारा वहाँ के मैनेजमेंट देखने में। वही आप लोगों को एडमिट कार्ड का जो फ्रंट पेज है जिसके अंदर आपकी फोटो लगती है, लेफ्ट थंबप्रिंट लगता है, वो वाला आपको पेज लेकर जाना है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं लेकर जाना है। और नॉर्मल लोअर और टी-शर्ट में आपको जाना है, कुछ हाई प्रोफाइल आपको नहीं पहनना है। कोई भी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह आपको वहाँ पे अलाउड नहीं होने वाली है। तो हाँ, मैं फिर वहाँ अंदर गया एंड देन वही सेम आपको वो पासवर्ड देंगे, आप उसको डाल के रखिएगा अपने पास। जब वो कहेंगे तभी आपको लॉगिन करना है। फालतू का कुछ भी मत छेड़ना, क्योंकि कुछ भी अगर आपने छेड़ दिया, ऐसा वैसा कुछ हो गया तो आप ही फंस जाओगे और आप ही का पेपर फिर लेट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप वहाँ पे कुछ भी मत छेड़ें जब तक वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं छेड़ने के लिए। एनीवेज, तो 9 बजे मेरा पेपर शुरू हुआ एंड सबसे पहला आया मेरे पास केमिस्ट्री। तो मुझे 1 आवर मिला केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री का पेपर इतना बढ़िया पेपर, इतना सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस, और वही सेम लाइन कहना चाहूँगा कि अगर एक एवरेज बच्चा भी 1 सेकेंड 1 शॉट लगा जाए लास्ट के 2 दिन में और वो रिकॉल कर ले, वो भी 40 से 45 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर लेगा पेपर में। इतना सिंपल पेपर केमिस्ट्री का। यकीन मानिए पेपर था तो 1 घंटे का, लेकिन मेरा विद इन 20 to 25 मिनट्स में खत्म हो गया था। तो केमिस्ट्री ने इतना टाइम लिया नहीं। खासियत क्या थी केमिस्ट्री पेपर की, अब मैं आपको वो बताता हूँ। केमिस्ट्री में पहली बात तो इन्होंने मेरी शिफ्ट में इक्वली डिवाइड कर रखा था। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों ही इक्वली डिवाइडेड थी। ऐसा नहीं था कि वेटेज ज्यादा ऑर्गेनिक की है, वेटेज ज्यादा इनऑर्गेनिक की है, तीनों ही इक्वली डिवाइडेड थे। और क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे। जैसे फिजिकल में हम लोग डरते हैं ना कि न्यूमेरिकल्स क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिकली क्वेश्चन कैसा आएगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू NF E0 सेल। चैप्टर 2 में से इसके ऊपर क्वेश्चन था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगना था। चैप्टर 1 में से डायरेक्ट मोलालिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है। और केमिकल काइनेटिक्स में तो इन्होंने एक पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे फालतू का पैराग्राफ था। उसके ऊपर इन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे थे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, दैट वाज T इज इक्वल टू 2.3/K log A0/A। और दूसरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी हाफ लाइफ का क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। ये वाला फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो मतलब जो नोट्स में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हुए हैं ना, सिर्फ वो ही आपको रट के जाने हैं और कुछ नहीं करना फिजिकल के लिए। बात करूं अगर इनऑर्गेनिक की, आपको मुझे था कि ये लोग थोड़ा F ब्लॉक से, लेंथेनर सीरीज, एक्टिनर सीरीज से कुछ मैग्नेटिक वीवर वगैरह पूछेंगे, आपके कलर वगैरह पूछ लेंगे। कुछ नहीं आया ऐसा। सिंपल क्वेश्चन था D and F में से। क्या था क्वेश्चन? जिरकोनियम और हॉफनियम का ऑलमोस्ट सेम रेडियस है। आप सबको इसका आंसर पता है, बिकॉज देयर इज अ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आया, यकीन मानिए डायरेक्ट क्वेश्चन। बात करें अगर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आपका सेकंड पेज है जहां पे आपको कार्नेलाइट, पोटैश एलम ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, इनको पढ़ जाना। मेरे पेपर में कार्नेलाइट का फॉर्मूला आया, हो सकता है आप में पोटैश एलम का आ जाए, तो ये पेज जरूर पढ़ जाना। लीगेंट्स तुम्हें पता होना चाहिए कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है, वाटर वीक फील्ड लीगेंट है, ये कोबाल्ट के साथ कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, इस प्रकार की तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए। IUPAC नेमिंग अच्छे से कर जाना, इसके ऊपर क्वेश्चन था। और जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन वाला पेज था वो पढ़ना, उसमें से भी मेरा एक क्वेश्चन आया है सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर, तो वो एप्लीकेशन वाला पेज जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन यकीन मानो बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल। मतलब नीट का लेवल अगर ये है ना, तो CUT का लेवल तो आज यहाँ था, लिटरली कह रहा हूँ।
लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट, आपका ऑर्गेनिक इतना डर था मुझे ऑर्गेनिक का कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। मैंने लास्ट के 2 दिन में सिर्फ तैयारी करी है, पता नहीं मुझे याद रहेगा नहीं। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जानोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी बताना था हमने, कौन सी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। हम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार रट जाते हैं कि एक्वस मीडियम के अंदर जो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन था। देन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में से सिंपल क्वेश्चन था कि COOH पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो डायरेक्टिंग है, इसके ऊपर क्वेश्चन था। देन आपका अच्छा एक चीज करके जाना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आया है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, एल्कोहल्स दे रखी होंगी आपको, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, कार्बन की चेन लंबी करके दी होंगी, बेंजीन रिंग होगी, और वो आपसे पूछेंगे कि बताइए बेसिसिटी में लगाइए, एसिडिटी में लगाइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है आपके सेट में, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से आपको SN1 और SN2 का मैकेनिज्म करके जाना है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट वही पूछा था कि SN1 में रेसमाइजेशन होगा नहीं होगा, SN2 में इन्वर्जन होगा नहीं होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन में से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आप SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस कर पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये आप कर देना। बायोमोलिक्यूल्स में से इतना सिंपल, मतलब इन्होंने खुद 10 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में ऐसे दिए थे कि बच्चा फ्री के 50 नंबर ले जाए। लिटरली इन्होंने पैराग्राफ दिया विटामिन वाला, वहीं से उठ के इन्होंने क्वेश्चंस पूछे। तो अगर आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे ना तो आपके 500 के 500 क्वेश्चन सही होने वाले हैं पैराग्राफ से रिलेटेड। तो विटामिन वाला टॉपिक जरूर कर जाना, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री का। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं पेपर बहुत सिंपल था। आप चाहो तो 50 के 50 क्वेश्चन अपने हाथ में बंद कर सकते हो, अगर आप सच में रिकॉल कर पाए। पेपर मुश्किल नहीं आ रहा है, पेपर बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड है, एकदम आप लोग कर पाएंगे, ऐसा पेपर एनटीए ने सेट किया है। आइए अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी जितना मैं पढ़ के गया अगर मैं उतना भी ना पढ़ता तो भी मैं बायोलॉजी अच्छे से कर लेता। नो डाउट आप लोग अब ये कह सकते हो कि मैं एक नीट का स्टूडेंट हूं तो मेरी तैयारी उस प्रकार से होगी, चाहे वो जो मर्जी करूं, लेकिन फिर भी जो 1 महीने का गैप था ना बीच में जब मैं कुछ नहीं पढ़ा, उस गैप को कवर अप करने के लिए मैं सिर्फ लास्ट के दिनों में पढ़ा हूं, लास्ट के 2 दिन में। तो बायोलॉजी के 13 चैप्टर मैंने लिटरली ऐसे निकाले अपनी आंखों के सामने, और बायो का पेपर इतना मक्खन, इतना सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। बायोलॉजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है, जहाँ पे एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन है, उस वाले पेज को अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूरे इन्होंने वहीं से पूछ रखे थे। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल वाला क्वेश्चन था मेरे पेपर में, ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे 5-6 क्वेश्चन, तो अब वो चैप्टर आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे हालांकि, लेकिन जरूर से पढ़ जाइएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से इन्होंने पूछा था मेरे से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा नहीं है। तो 4 नाम दिए थे, 3 आपके NCERT के अंदर डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो वो पढ़ जाना याद से। बात करें अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस था, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर इन्होंने पूछा था कि जो 9:3:3:1 आ रहा है वो क्या है, राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, क्या क्या है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं F2 जनरेशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन थैलेसीमिया के बारे में पढ़ जाना, जो लास्ट डिजीज वाला पेज है ना, डिसऑर्डर्स वाला, वो अच्छे से पढ़ जाना, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मॉलिक्यूलर बेसिस में से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, और मुझे आई थिंक मॉलिक्यूलर से एक दो क्वेश्चन दिखे, मॉलिक्यूलर से ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं। एवोल्यूशन में एक चीज बता देता हूँ, एवोल्यूशन में इन्होंने थोड़ा ट्रेंड बदल दिए, ये वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपका ट्री बना हुआ है ना, प्लांट के लिए और एनिमल के लिए जो पेज है, कार्बोनिसेंट, कार्बोनिफेरस, इस टाइप से डेवोनियन, जो ये वाला पेज है, वो पढ़ जाना। एवोल्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से डायरेक्ट क्वेश्चन था, टाइफाइड वगैरह के ऊपर क्वेश्चन था, एड्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो इतना उसमें डरने की बात नहीं है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। कमिंग टू बायोटेक्नोलॉजी, बच्चे इतना डरते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्या क्वेश्चन था कि भाई ईक और R1 में R का मतलब क्या है, R की महत्वता बताइए। और बायोलॉजी में जो मेरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था कि एक पैसेज देकर जो 5 क्वेश्चन पूछते हैं, वो 500 के 500 क्वेश्चन के आंसर पैसेज के अंदर ही छुपा रखे हैं, और आपको पैसेज अगर पढ़ लोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन के। मतलब एनटीए 10 नंबर 50 नंबर तक फ्री के दे रहा है, जो आप वो ले लो कम से कम 50 नंबर, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। कमिंग टू इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के ऊपर वही था। म्यूचुअलिज्म के लिए साइन क्या होता है, कमेंसलिज्म के लिए एग्जांपल साइन क्या होता है, मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन था। इकोसिस्टम एक बार पढ़ जाना, इकोसिस्टम से ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन था, इकोसिस्टम से थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, पढ़ जाना। और लास्ट बायोडाइवर्सिटी एज यूजुअल यार, एक्स सीटू इन सीटू के एग्जाम्पल्स ही पूछे, और इससे बढ़ के कुछ नहीं पूछते ये। तो बड़ा ही सिंपल बायोलॉजी का भी हमारा पेपर रहा है। तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री बायो का बता दिया, यकीन मानो पढ़ के चले जाओगे 20 मिनट के अंदर पेपर खत्म हो जाएगा,
बाकी के 40 मिनट करते ना रफ वर्क के ऊपर ड्राइंग है। एनीवेज, कमिंग टू इंग्लिश। अब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसका मैं सबसे ज्यादा डर रहा था कि क्योंकि मुझे इंग्लिश की पता नहीं था प्रिपरेशन करूं कैसे, क्या चीज आनी है क्या चीज नहीं आनी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। फिर जब मैंने लास्ट में CUT वाला चैनल को फॉलो किया और मैंने उनको देखा कि किस तरीके से उन्होंने वन शॉट रिविजन कराई, ये बहुत ही सिंपल था इंग्लिश का पेपर। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी भी स्ट्रांग है, थोड़ी सी भी 10-15%, तो भी अपना दिमाग यूज करके ना रीअरेंजमेंट वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे, मैथ वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे और पैसेज वाले क्वेश्चन भी आप ऑलमोस्ट कर ही लोगे। दिक्कत कहाँ आएगी आपको? ईडियम्स में, ईडियम्स में दिक्कत आएगी, एडवर्ब्स में दिक्कत आएगी। तो वो अगर तुक्का लग जाए तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है अटेम्प्ट करने की, छोड़ देना, नंबर कटवाना मत, छोड़ देना ईडियम्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आते इंडियंस वाले। मैंने भी 3 क्वेश्चन छोड़े इंग्लिश में ईडियम से रिलेटेड मुझे, क्योंकि वो नहीं आते थे बिल्कुल भी। लेकिन आपको भी अगर ना आए तो छोड़ देना, ज्यादा जबरदस्ती में मत करना कि हाँ मैं 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊं, ये गलती मत करना। ठीक है, अगर ईडियंस वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही तुक्का नहीं लग रहा तो आप उन्हें छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार कि आपने वर्ड ही फर्स्ट टाइम देख लिया। जैसे मान लीजिए स्टुपेंडस वर्ड है, आपने फर्स्ट टाइम ही देख रहा, आपको उसका मतलब नहीं पता क्या है, तो अटेम्प्ट मत करना, छोड़ देना, क्योंकि ऑप्शंस वो पागल नहीं है जो आपको ऐसे दे देंगे बिल्कुल ही। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, और इंग्लिश का पेपर बहुत सिंपल, मतलब सिंपल तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ इट वाज इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश का पेपर, कि भाई हाई प्रोफाइल इंग्लिश जिसको आती होगी वो पेपर के वो 5 से 6 क्वेश्चन भी कर लेगा। लेकिन हाँ एक एवरेज बच्चा कम से कम इंग्लिश के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लेगा, ऐसा इन्होंने पेपर बनाया था। कुल मिला के CUT का जो लेवल है ना, जितना डर था मुझे और जितना मैं डर रहा था, मैंने दोनों शिफ्ट में अपना पेपर देख लिया है, फिजिक्स का हो, बायो का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का हो, फाइन आर्ट्स का हो। बहुत सिंपल पेपर आ रहे हैं, यकीन मानिए। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक कोई भी वन शॉट लगा जाते हैं ना अच्छे चैनल से, यकीन मानो तुम्हारे नंबर अपने हाथों में है, मिल जाएंगे नंबर, सच कह रहा हूं। बहुत सिंपल पेपर आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं आ रहा है, वो आपको सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो जो भी आपने पढ़ा है, बस। तो इसलिए कह रहा हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपना पढ़ के जाओ, जितनी तैयारी हो रही है उतनी करके जाओ, लेकिन जो कर रहे हो उसको 100% करो ताकि उसमें नंबर ना कटे। बाकी पेपर टफ नहीं है तो घबराना मत, जिनका पेपर 3 जून तक है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आसान पेपर आ रहा है, तैयारी में भरोसा रखिए, नोट्स को फॉलो कीजिए, वन शॉट को फॉलो कीजिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो 12 बजे फिर मैं वहां से निकला एंड देन आई जस्ट रीच माई होम बैक। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी कल पेपर है और आगे आने वाले शिफ्ट्स में पेपर है, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे आगे शेयर करो ताकि बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बहुत जरूरी है तुम्हारा सब्सक्राइब करना है, मुझे मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे सब्सक्राइब से। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।